Hello everybody, this is Arpita Pal, your educator, and I welcome you all to Arpita Sharma classes. Today we will be discussing the question paper of 2013, the Civil Services Prelims Examination paper 1 of 2013, in which we will be discussing the polity questions or the questions which have been asked from Indian polity. As I have already told you before that around 13 to 16 questions are being asked every year from Indian polity. So this makes Indian polity a very important subject to be read. Because if you want to score good marks, then Indian polity, you must score well in Indian polity. So let's begin. You can complete your UPSC preparation with dedicated batches starting from 14 December and 15 December 2020. Get your subscription now and get 10% instant discount by using the code Sharma20. The batches are in Hindi, English and bilingual language. Complete UPSC CSE preparation is guaranteed on Unacademy Plus by India's top educators. Complete UPSC CSE preparation will be done with structured schedule and test series. India's top educators are teaching on Unacademy Plus, so don't miss the opportunity. Arpita Sharma ma'am is also taking history batches on Unacademy Plus. Use the code Sharma20 and avail 10% discounts and enroll today. The link for the same is given below the video. Now let's begin with 2013 paper. The first question reads, what will follow if a money bill is substantially amended by the Rajya Sabha? So अब इस क्वेश्चन में बेसिकली हमें देखना है कि जो मनी बिल है उसका क्या प्रोसीजर होता है, क्या पैसेज होता है मनी बिल का पार्लियामेंट में, वेदर इट इज इंट्रोड्यूस्ड इन लोकसभा और राज्यसभा और एनी वन ऑफ द हाउस, सारा प्रोसीजर हमें यहाँ देखना है. Firstly, the main point is कि money bill is always introduced in Lok Sabha. Why Lok Sabha? Because Lok Sabha is the house of the people, and in case of money bill के केस में Lok Sabha has much more powers or has an upper hand over Rajya Sabha. अब लोकसभा में जब इंट्रोड्यूस हो जाएगा मनी बिल, उसके बाद इसको भेजा जाएगा राज्यसभा में. राज्यसभा के पास ये कंडीशन होती है कि इट हैज़ टू रिटर्न द मनी बिल टू लोकसभा विद इन 14 days वेदर विद और विदाउट रिकमेंडेशंस. हो सकता है राज्यसभा कोई रिकमेंडेशन देना चाहे या कुछ चेंजेस करना चाहे बिल में, उसके बिना या उसके साथ भी 14 days ही मिलते हैं राज्यसभा को ये बिल रिटर्न करने के लिए. अगर 14 days में भी राज्यसभा रिटर्न नहीं करती है लोकसभा को, देन इट इज डीम्ड टू बी पास बाय बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, दैट इज लोकसभा एंड राज्यसभा. अब जब एक बार बिल लोकसभा के पास वापस आ गया तो ये लोकसभा के ऊपर है कि वो उस बिल को एक्सेप्ट करें, रिजेक्ट करें, जो चेंजेस हैं या जो रिकमेंडेशन है उन्हें माने या ना माने. इट इज कंप्लीटली अप टू लोकसभा. So the money bill, which has been mentioned in Article 110 of the Constitution, is basically the bill dealing with the finances of the country. Though it is not a financial bill, but money bill जो है अब ये डिसाइड कौन करेगा कि ये फाइनेंशियल बिल है या मनी बिल, दैट इट इज अप टू द स्पीकर. बाय स्पीकर, क्योंकि लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस हो रहा है. लोकसभा के प्रिजाइडिंग ऑफिसर कौन होता है? स्पीकर. हेंस द स्पीकर विल डिसाइड वेदर इट्स अ मनी बिल और नॉट. अब क्वेश्चन कहता है कि द लोकसभा में स्टिल प्रोसीड विद द बिल एक्सेप्टिंग और नॉट एक्सेप्टिंग द रिकमेंडेशंस ऑफ राज्यसभा, विच इज द करेक्ट ऑप्शन. लोकसभा कैन नॉट कंसिडर द बिल फर्दर, ये गलत है, क्योंकि मनी बिल के केस में हमने देखा है कि लोकसभा का अपर हैंड होता है. लोकसभा चाहे तो उसको, अगर राज्यसभा उसको 14 दिन में वापस नहीं भी करती है तो भी इट इज डीम्ड टू बी पास बाय बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट. द लोकसभा में सेंड द बिल बैक टू राज्यसभा फॉर रिकंसिडरेशन, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग. एंड द प्रेसिडेंट में कॉल अ जॉइंट सिटिंग फॉर पासिंग द बिल, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग. हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में भी देखा था कि अगर जॉइंट सिटिंग की बात करें तो जॉइंट सिटिंग सिर्फ ऑर्डिनरी बिल के केस में बुलाई जाती है. यह जो जॉइंट सेशन है वो सिर्फ ऑर्डिनरी बिल के केस में ही बुलाया जाएगा. अदरवाइज अगर आप देखें कि मनी बिल के या कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल के केस में ऑर्डिनरी बिल मनी बिल या कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल के केस में जॉइंट सेशन का कोई प्रोविजन नहीं है. राइट, दिस इज इट. सो the first option will be correct in the reference of this question. Next is, according to the Constitution of India, which of the following are fundamental for the governance of the country? अब देखो governance का मतलब क्या होता है? Act of governing. अब अगर गवर्निंग का मतलब है कि आपको कंट्री या आपको देश कैसे चलाना है, देश चलाता कौन है? गवर्नमेंट. बाय various policies and acts and laws, right? तो अब फंडामेंटल राइट्स तो हैं, ये तो हम पहले देख चुके हैं कि ये तो सिटीजन्स को दी जाती हैं. इनका रोल नहीं है गवर्नमेंट चलाने में, गवर्नमेंट इनको यूज करके नहीं चलाती है, सरकार नहीं चलाई जाती. फंडामेंटल ड्यूटीज आर ऑल्सो द ड्यूटीज ऑफ द सिटीजन्स.
जबकि अगर डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी की बात करें देन दे हैव बीन टेकन फ्रॉम द इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस which were mentioned in the Government of India Act of 1935. यहीं से हमारे प्रोविजन जो है डीपीएसपी के लिए गए हैं। तो यहाँ पर ये जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी हैं ये गवर्नमेंट को हेल्प करते हैं ये बताने में कि जब भी आप गवर्नेंस करें कंट्री की या जब भी आप अपना शासन चलाएं देश में तो आप ये ज़रूर ध्यान रखें कि आपको एक वेलफेयर स्टेट बनाना है, आपको राइट लाइवलीहुड देना है, राइट टू वर्क देना है। ये सारी चीज़ें आपके डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में गिवन है एंड हेंस वी कैन से दैट द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी आर fundamental in the governance of the country. So it is not fundamental duties, fundamental rights or both, it is the directive principles of state policy. The question is which one of the following statements is correct? Firstly, in India the same person cannot be appointed as governor of 2 or more states. अब ये जो statement है क्या कहता है कि एक ही इंसान को या एक ही जो person है वो 2 और उससे ज़्यादा states के governor नहीं बनाए जा सकते। The second statement reads that the judges of High Court of the states in India are appointed by the governor of state just as the judges of the Supreme Court are appointed by the president. मतलब अगर यहाँ पे ये स्टेटमेंट कह रहा है कि जो हाई कोर्ट के जजेस हैं वो भी वैसे ही अपॉइंट किए जाते हैं थ्रू गवर्नर जैसे सुप्रीम कोर्ट के जजेस प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। The third statement reads no procedure has been laid down in the Constitution of India for removal of governor and in case of union territory having legislative setup the chief minister is appointed by the lieutenant governor. अब देखो गवर्नर के प्रोविजंस आर्टिकल 153 में गिवन है दैट द गवर्नर ऑफ अ स्टेट शैल बी देयर शुड बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फॉर 1 और मोर स्टेट। मतलब ये तो सीधे सीधे आर्टिकल 153 में ही गिवन है कि भारत में एक गवर्नर एक या उससे ज़्यादा या 2 या उससे ज़्यादा स्टेट्स के गवर्नर बनाए जा सकते हैं। सो द फर्स्ट स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। सेकेंड स्टेटमेंट क्या कहता है कि जजेस ऑफ हाई कोर्ट आर अपॉइंटेड बाय गवर्नर, जबकि आर्टिकल 153 जब हमने गवर्नर का देख चुके हैं ऐसे ही गवर्नर की पावर्स में यहाँ पर नहीं मेंशन्ड है या जो जजेस हैं हाई कोर्ट के दे आर नॉट अपॉइंटेड बाय द गवर्नर। द जजेस ऑफ हाई कोर्ट आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट इन कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। हैंड सेकेंड स्टेटमेंट इज ऑल्सो इनकरेक्ट। The third statement reads no procedure has been laid down in the Constitution of India for removal of a governor from his or her post. This is correct. बिकॉज गवर्नर के रिमूवल के लिए जैसे प्रेसिडेंट के केस में तो आपने इम्पीचमेंट देखा होगा या जो जजेस होते हैं सुप्रीम कोर्ट के उनका रिमूवल प्रोसीजर आपने देखा है। ऐसे प्राइम मिनिस्टर का आपने देखा होगा कि व्हेन द गवर्नमेंट फॉल्स और व्हेन द प्राइम मिनिस्टर रिजाइंस द होल गवर्नमेंट फॉल्स। पर गवर्नर के केस में ऐसा कोई प्रोसीजर कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं गिवन है जो उनके रिमूवल से डील करे। Governor can resign from the office or he can be terminated, but on what grounds that is to be decided by the president. Also, in case of union territory having legislative setup, the chief minister is appointed by the lieutenant governor on the basis of majority support. This is also wrong. So the statement third is correct. Next is an amendment to the Constitution of India can be initiated by an introduction of bill in Lok Sabha only. Article 368 deals with the amendment of Constitution, right? And the bill is introduced in the parliament. After the introduction in the parliament, each house of the parliament has to pass the bill by a majority of total membership of the house and special majority, that is 2/3 majority of members present and voting. अब कुछ केसेस में एक्सेप्शन क्या है कि अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल है जो कि फेडरल स्ट्रक्चर जो है उसको अफेक्ट कर रहा हो तो उस केस में या जो स्टेट्स हैं उनके स्ट्रक्चर को अफेक्ट कर रहा हो उस केस में स्टेट्स का रैटिफिकेशन भी मैंडेटरी होता है, बट ओनली हाफ ऑफ द स्टेट्स नीड टू रैटिफाई इट। सारे स्टेट्स का नहीं। मतलब अगर 28 स्टेट्स हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि 28 स्टेट्स ही उसको रैटिफाई करेंगे तब जाके वो बिल पास होगा। 28 में से अगर 14 स्टेट्स ने उस बिल को पास कर दिया या उस बिल को रैटिफाई कर दिया दैट द बिल इज डीम्ड टू बी पास बाय द स्टेट लेजिस्लेचर। हेंस फर्स्ट स्टेटमेंट में अगर देखें तो सीधे सीधे गलत है क्योंकि इट इज इंट्रोड्यूस इन द पार्लियामेंट बोला है मैंने, यहाँ पे लोकसभा या राज्यसभा की बात नहीं हुई है। इट कैन बी इंट्रोड्यूस इन आइदर ऑफ द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। सो लोकसभा में इंट्रोडक्शन जरूरी नहीं है। अगर ऐसा अमेंडमेंट है देन इट रिक्वायर्स टू बी रैटिफाइड और इट इज रिक्वायर्ड टू बी रैटिफाइड बाय स्टेट लेजिस्लेचर ऑफ ऑल स्टेट्स। दिस इज इनकरेक्ट because it is required to be ratified by only half of the states. Hence, both the statements are incorrect. So, option D would be correct. Next question is, Attorney General of India can take part in the proceedings of Lok Sabha, can be a member of a committee of Lok Sabha, can speak in Lok Sabha or can vote in Lok Sabha. Now, Article 76 provides for the appointment of Attorney General of India by the President.
ना क्वालिफिकेशन क्या होती है अटॉर्नी जनरल बनने के लिए, दैट ही शुड बी क्वालिफाइड टू बी अ सुप्रीम कोर्ट जज। क्वालिफिकेशन बोला है, ये नहीं कहा है कि सुप्रीम कोर्ट जज को ही आपको अपॉइंट करना है अटॉर्नी जनरल, नो, ही शुड बी क्वालिफाइड टू बी अ सुप्रीम कोर्ट जज। मतलब एक सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए जितनी क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड होती है, इफ द अटॉर्नी जनरल और इफ द पर्सन टू बी अपॉइंटेड एज अटॉर्नी जनरल हैज द फॉलोइंग क्वालिफिकेशन, देन ही कैन बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट फॉर द सेम. He is the first legal officer of the country or the first legal officer of India and is also an advisor to the government on legal matters. He has the right to audience in all courts in the territory of India but has no right to vote. Now the answer is clear from the discussion that he can take part in the proceedings of Lok Sabha, he can be a member of a committee of Lok Sabha, he can speak in Lok Sabha but he cannot vote in Lok Sabha. वो वोट नहीं कर सकते लोकसभा की प्रोसीडिंग में, वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं पार्लियामेंट हाउसेज में, वो मेंबर हो सकते हैं किसी कमेटी के, बट ही कैन नॉट वोट. हेंस द आंसर वुड बी 1, 2 and 3 ओनली. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग बॉडीज डज नॉट और डू नॉट फाइंड मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन. कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज कौन सी नहीं है. सबसे पहले देखते हैं एनडीसी, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल. Then the National Development Council was formed on 6 August 1952. अब क्योंकि ये गवर्नमेंट रेजोल्यूशन से बना है तो डेफिनेटली कॉन्स्टिट्यूशन में कोई आर्टिकल नहीं है जो कि मेंशन करता हो कि एनडीसी जैसा कोई काउंसिल होगा या नहीं होगा. हेंस इट इज एन एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी और अ नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी, क्योंकि गवर्नमेंट रेजोल्यूशन से बना है. देन इट इज एडवाइजरी टू द और इट प्रोवाइड्स एडवाइस टू द प्लानिंग कमीशन and the advice is not a binding on the planning commission. planning commission जो कि अब नीति आयोग हो गया है, प्लानिंग कमीशन की अगर बात करें ये भी 1950 में बना था बाय गवर्नमेंट रेजोल्यूशन. हेंस इट इज ऑल्सो नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी. वेयर एज द जोनल काउंसिल्स की अगर बात करें तो जो स्टेट रीऑर्गेनाइज कमीशन, जब लिंग्विस्टिक स्टेट या फिर किस बेसिस पे स्टेट्स को रीऑर्गेनाइज करना चाहिए इंडिया में, जब उसका डिस्कशन हो रहा था तब जोनल काउंसिल्स की बात हुई थी. That was done by Pandit Jawaharlal Nehru, the then Prime Minister of India. Hence, none of the following is mentioned in the Constitution of India. So, the answer would be 1, 2 and 3 because none of the following, that is the National Development Council, Planning Commission और Zonal Council, इनमें से कोई भी Constitution में mentioned नहीं है. The next is the Parliament can make any law for whole or any part of the country or for any part of the India for implementing international treaties. See, Article 253 deals with the effect of international या effect to international treaties. मतलब अगर पार्लियामेंट को लगता है जैसे इंटरनेशनल ट्रीटी साइन होते हैं, अगर उनका कोई भी आपको लॉ ऐसा बनाना है जो कि पूरी कंट्री पे लागू करना है या कंट्री के किसी पार्ट पे लागू करना है, दैट हैज बीन मेंशन्ड इन आर्टिकल 253 that the parliament can make any law for the whole or any part of the country without the consent of the states. मतलब consent of the states नहीं चाहिए because parliament is the supreme lawmaking authority of the country and hence the answer would be without the consent of any state. With the consent of states concerned, no. With the consent of majority of states, no. With the consent of all the states, no. So the answer would be D. Next, the government enacted the PISA Act or the Panchayat Extension to Scheduled Areas Act in 1996. Which one of the following is not identified in the objective? यहाँ पर पूछा है कि कौन सा ऑब्जेक्टिव नहीं है, ये नहीं पूछा है कि ऑब्जेक्टिव्स क्या है पीसा एक्ट के, यहाँ पर पूछा है कौन सा ऑब्जेक्टिव नहीं है. फर्स्टली पीसा एक्ट जो था 1996 में इनैक्ट किया गया था फॉर एक्सटेंडिंग द पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस और द पंचायत इंस्टीट्यूशंस टू शेड्यूल्ड एरियाज एंड द मेन ऑब्जेक्टिव वर ट्राइबल सेल्फ रूल इन शेड्यूल्ड एरियाज, the ownership of minor forest produce, prevention of alienation of tribal lands, etc. Also, it aimed at freeing tribals from the exploitation. मतलब मेन ऑब्जेक्टिव क्या था कि जो ट्राइबल पॉपुलेशन है वहाँ पर उनका डेवलपमेंट हो सके, उनकी ट्रेडिशनल राइट्स जैसे जो उनकी ओनरशिप है माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस की उसका ध्यान रखा जा सके, एलियनेशन ना हो उनके लैंड का, इसके लिए पीसा एक्ट इनैक्ट किया गया था. तो अगर हम ऑप्शंस देखें, द फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट बिकॉज इट एम टू प्रोवाइड सेल्फ गवर्नेंस, इट एम टू रिकॉग्नाइज द ट्रेडिशनल राइट्स, It tried to create autonomous regions in tribal areas. ऐसी कोई बात की गई है? अभी तक तो हमने ऐसा कोई डिस्कशन देखा नहीं. Whereas it also aimed at freeing tribal people from exploitation. तो यहाँ पर exploitation ना हो उनका इसका ध्यान रखा गया है, पर ये कहीं नहीं कही गई है बात कि autonomous regions create करने हैं tribal areas में. Hence, third statement is incorrect because it has never been mentioned in the PISA Act or the Panchayat Extension to Scheduled Areas Act of 1996 that it aimed at creating autonomous regions in tribal areas. So the answer would be C. The next is economic justice as one of the objectives of Indian Constitution has been provided in which of the following?
ना प्रियम्बल हम देखें, प्रियम्बल में 3 तरह के जस्टिस अगर आपने देखा होगा, आई होप आपको सबको प्रियम्बल बाय हार्ट है क्योंकि होना चाहिए फॉर अ यूपीएससी एस्पिरेंट, इट इज़ वेरी नेसेसरी. सो द प्रियम्बल एम्स एट प्रोवाइडिंग जस्टिस सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल. सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल मतलब इकोनॉमिक जस्टिस की तो यहाँ पर बात हो ही रही है. सो प्रियम्बल इज करेक्ट. अब प्रियम्बल जो है इस ऑप्शन में नहीं है, सो ये ऑप्शन गया, ये भी गया. अब बचे कौन से 2 ऑप्शंस, ए एंड बी, द प्रियम्बल एंड फंडामेंटल राइट्स या प्रियम्बल एंड डीपीएसपी. डीपीएसपी इसकी बात करें, आर्टिकल 38 सीधे सीधे बात करता है वेलफेयर ऑफ द पीपल की बाय प्रोवाइडिंग जस्टिस सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल. तो सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल जस्टिस भी हो गया. फंडामेंटल राइट्स में कहीं भी ऐसे जस्टिस की बात की गई है नहीं, फंडामेंटल राइट्स में ऐसी कोई बात नहीं की गई है. एंड हेंस द आंसर वुड बी द प्रियम्बल एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी. Next question is, consider the following statements. The Parliamentary Committee on Public Accounts consists of not more than 25 members of Lok Sabha, scrutinizes appropriation and finance accounts of the government, examines the report of the Controller and Auditor General of India. Which of the following is correct? See, public accounts का पहले मैं आपको एक जिस्ट देती हूँ कि जो CAG होता है ना, हु इज़ द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, जब ये ऑडिटिंग करते हैं गवर्नमेंट अकाउंट्स की, उसके बाद ये सीधे सीधे प्रेसिडेंट के पास अपनी रिपोर्ट नहीं देते हैं. या जो प्रेसिडेंट हैं, बेसिकली ये जो रिपोर्ट है दैट इज गिवन बाय द प्रेसिडेंट टू द पब्लिक अकाउंट्स कमेटी. सो जो CAG हैं वो अपनी रिपोर्ट देते हैं प्रेसिडेंट को, प्रेसिडेंट जो है इस रिपोर्ट को रेफर करते हैं पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को, बिकॉज द एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू लेजिस्लेचर. सो जो एग्जीक्यूटिव है हु इज द CAG, he cannot question the government, या जो प्रेसिडेंट हैं he cannot question the government. और I should explain it to you on a blackboard. Wait, see, CAG ये एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी है, राइट. इन्होंने जो रिपोर्ट थी या जो CAG की रिपोर्ट थी जो उन्होंने ऑडिटिंग करके दी, वो दी उन्होंने प्रेसिडेंट को. अब प्रेसिडेंट जो है ही इज ऑल्सो एन एग्जीक्यूटिव, ही इज नॉट द लेजिस्लेचर और द लेजिस्लेटर. He gives the report to the PAC, Public Accounts Committee. Public Accounts Committee जो है उसके बाद अपनी रिपोर्ट देते हैं कि जो ऑडिटिंग की गई है CAG के द्वारा वो सही है या गलत है, एंड देन द रिपोर्ट इज डिस्कस्ड. तो यहाँ पर क्या पूछा गया है कि पब्लिक अकाउंट कमेटी जो है या जो पार्लियामेंट्री कमेटी है पब्लिक अकाउंट की, उनका स्ट्रक्चर क्या है. यहाँ पर जो मेंबर्स होते हैं पार्लियामेंट के मेंबर्स होते हैं, और जितना भी एक्सपेंडिचर के ऑडिट हुआ है सारा वो डिस्कस करते हैं. हर साल ये कमेटी बनाई जाती है विद 22 मेंबर्स. 22 members means 15 members from Lok Sabha and 7 members from Rajya Sabha. So the first statement reads that it should consist of not more than 25 members. So this is incorrect because 22 members होने चाहिए, 15 from Lok Sabha. It scrutinizes appropriation and finance accounts of the government. This is correct. It examines the report of the Comptroller and Auditor General of India. This is also correct. So option B would be correct. Next question is, in context of India, which of the following principles are implied institutionally in the parliamentary government? See, parliamentary government की अगर बात करें, which has been or the provision of which has been taken from England or the government of Britain, तो हमने वहाँ से parliamentary government का procedure लिया है. So the members of the cabinet are the members of the parliament. दिस इज ट्रू, क्योंकि कैबिनेट के मेंबर्स तभी बन सकते हैं जब आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, अदरवाइज 6 मंथ्स में आपको अपनी मेंबरशिप प्रूव करनी पड़ेगी. द मेंबर्स होल्ड ऑफिस टिल दे एंजॉय देयर कॉन्फिडेंस इन द पार्लियामेंट. दिस इज ऑल्सो ट्रू. द कैबिनेट इज हेडेड बाय द हेड ऑफ द स्टेट. सी आर्टिकल 75 सब क्लॉज द आर्टिकल 75 क्लॉज 2 क्या कहता है कि द मिनिस्टर्स होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट. दिस इज करेक्ट. आर्टिकल 75 क्लॉज 3 कहता है द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल टू द लोक सभा एंड द कैबिनेट इज हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर. प्राइम मिनिस्टर जो है ही इज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट, जबकि जो प्रेसिडेंट होते हैं ही इज द हेड ऑफ स्टेट, राइट. तो अगर हेड ऑफ स्टेट प्रेसिडेंट हैं तो कैबिनेट इज हेडेड बाय द हेड ऑफ द स्टेट. दिस इज रॉन्ग स्टेटमेंट. हेंस ऑप्शन ए इज करेक्ट बिकॉज फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट इज करेक्ट. द नेक्स्ट स्टेटमेंट रीड्स द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इन द सेंटर शैल बी कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट. ये अभी हमने देखा है आर्टिकल 75 क्लॉज 3. द यूनियन मिनिस्टर्स शैल होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. ये भी हमने देखा है 75 क्लॉज 2. The Prime Minister shall communicate to the President about the proposal for legislation. This is also true because it is the duty of the Parliament to communicate everything associated with the government to the President. Hence, the answer would be D, that is 1, 2 and 3. Next, National Development Council हम पहले ही देख चुके हैं. अब क्वेश्चन ये है whether it is a part of the Planning Commission. Then no, it is an advisory body to the Planning Commission, not an organ of the Planning Commission, जो हम ऑलरेडी पहले देख चुके हैं.
द इकोनॉमिक एंड सोशल प्लानिंग इज केप्ट इन द कॉन्करेंट लिस्ट ऑफ इंडिया. दिस इज ट्रू, क्योंकि कॉन्करेंट लिस्ट जिसमें स्टेट और यूनियन दोनों लॉज बना सकते हैं, उसका एक सब्जेक्ट है. एंट्री 20 में कहा गया है कि इकोनॉमिक और सोशल प्लानिंग जो है वो कॉन्करेंट लिस्ट का पार्ट होगा. हेंस सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट. The Constitution of India prescribes that panchayats should be assigned the task of preparation of plans for economic development and social justice. This is also true because 73rd Constitutional Amendment कहता है कि जो पंचायती राज institutions हैं, they have been empowered for the preparation of plans for social and economic justice. Hence, the answer would be 2 and 3 only. Next is the chairman and deputy chairman of Rajya Sabha are not members of that house. अब जो डेप्यूटी चेयरमैन होते हैं, ही इज अ मेंबर ऑफ द हाउस. ये करेक्ट है क्योंकि वो मेंबर में से ही इलेक्ट किए जाते हैं. जबकि अगर चेयरमैन की बात करें, देन द वाइस प्रेसिडेंट इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा एंड ही इज नॉट अ मेंबर. सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, क्योंकि चेयरमैन और डेप्यूटी चेयरमैन जो हैं, दे आर नॉट द मेंबर्स ऑफ द हाउस. ये गलत है, क्योंकि डेप्यूटी चेयरमैन जो है वो मेंबर होते हैं, चेयरमैन नहीं होते. While the dominating members of the two houses of the parliament have no voting right in the presidential election, they have right to vote in election of the vice president. This is correct. Why is it correct? Because the electoral college of the vice president consists of the elected and nominated members of the parliament. जबकि अगर presidential elections की बात करें तो वहाँ सिर्फ elected members होते हैं. Only elected members of the parliament or the legislative assembly. Next question is, with reference to National Legal Services Authority, consider the following statements. Its objective is to provide free and competent legal services to the weaker sections of society on the basis of equal opportunity. It issues guidelines for the state legal services authorities to implement the legal programs and schemes throughout the country. अब देखो, नालसा क्या है? नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज एक्ट के तहत बनाया गया था इन 1987. ये लीगल सर्विसेज प्रोवाइड करता है टू द वीकर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी एंड ऑल्सो ऑर्गेनाइजेस द लोक अदालत. लोक अदालत बेसिकली जो एक आर्बिट्री रेजोल्यूशन होता है उसके लिए बनाई जाती है, आउट ऑफ द केस सेटलमेंट, या फिर हायर कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट तक आपको ना जाना पड़े तो लोक अदालत जो होते हैं वो स्मॉल रीजन्स में बनाए जाते हैं फॉर और द आर्बिट्रेशन के लिए. सो नालसा का मेन पर्पज क्या है? मेन ऑब्जेक्टिव है टू प्रोवाइड लीगल सर्विसेज टू वीकर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी. एंड फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट. Second statement is, it issues the guidelines for state legal services authorities to implement the legal programs and schemes throughout the country. This is also true क्योंकि स्टेट लेवल पे हर स्टेट में एक स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी बनाने का प्रोविजन है, और ये जो स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटीज होंगी, दे मस्ट बी गाइडेड बाय नालसा. तो सालसा शुड बी गाइडेड बाय नालसा. दिस इज ट्रू. Hence both the statements are correct. The answer would be C. Next statement is, who among the following constitute the National Development Council? Now this is the third question जो National Development Council पे पूछा गया है सेम पेपर में. So you can understand और you can आप समझ सकते हैं कि ये कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक रहा होगा 2013 में, कि नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल पे अभी तक हम 3 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं एक ही पेपर में. नाउ डिस्कसिंग द स्ट्रक्चर ऑफ एनडीसी. स्ट्रक्चर क्या है? It consists of Prime Minister, Union Cabinet Minister and Chief Ministers of all the states. It also consists of the representatives of the Union Territories and the members of commissions. And hence the answer would be Prime Minister, Ministers of Union Cabinet, Chief Ministers of the states. So the answer would be 1, 3 and 4 only, because Chairman Finance Commission की यहाँ पर कोई बात नहीं की गई है. So I hope I have made everything clear to you. In case of any query, do mention in the comment section. If there is any suggestion, please mention it. Thank you.